सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे हम लोग को पता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर शुरू कर दिया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट आई एम अनुष्का पाठक एंड 11th ग्रेडर। आई हैव completed my class 10th from ICSC and scored 95.4%. And last time we did till the subsidiary alliance wala part, and for the reference I am using the book The Morning Star. You don't need to worry that whatever book you are using, you just need to look for the content which is necessary to be read, which is necessary to be remembered. And so let's start. So let's just see what we have done in the last video. So we completed that why it is known as the first war of independence, then its causes. Then we talked about some political causes like disrespect shown to Bahadur Shah Zafar, treatment given to Nana Sahib, absentee sovereignty of British, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जिसमें हम लोगों ने सब्सिडरी लाइन्स पढ़ लिया था, आउटराइट वॉर्स पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने इतना फुल्ली कंप्लीट कर दिया था और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी डिक्टेट कर दिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स से। मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है एंड होपफुली वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अपने नोट्स की फ़ोटो डायरेक्ट लगाऊँ या फिर मैं ऐसे पीपीटी टाइप्स बना के आपको दूँ। So, doctrine of lapse. So, as we know that doctrine of lapse was introduced by Dalhousie. Hopefully आप सबने झांसी की रानी वाली स्टोरी सुनी होगी, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, इसकी हम एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इफ़ अ रूलर डाइज विदाउट अ नेचुरल मेल हेयर, इट्स किंगडम वुड लैप्स, दैट इज़ इट वुड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो बेसिकली इसका मतलब ये था कि अ रूलर शुड हैव अपना खुद का मेल हायर, इट शुड नॉट बी अडॉप्टेड। अगर वो अडॉप्टेड है देन ऑल्सो द प्रॉपर्टी या जितना भी लैंड था उस राजा के पास, इट वुड बी टेकन अवे। जैसे कि झांसी वाली बाई में हुआ था। सो द सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वॉज द अडॉप्टेड सन, एंड व्हेन हिज हस्बैंड डाइड द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू ऑक्यूपाई झांसी, सो शी फॉट, and as we know it was introduced by Lord Dalhousie. Then areas that were covered on the pretext of doctrines of lapse were Jaipur, Sambhal, Nagpur, Udaipur and Jhansi. You may just remember 2 or 3. It may be asked in 2 marker questions, so at least you should remember 4 of them. So इसमें से जो basically mostly questions बनते हैं, जो मैंने पिछले 10 साल में देखे हैं, यही बनते हैं। ये मोस्टली या तो 2 मार्कर्स में पूछा जाता है या फिर एमसीक्यू में, या तो पॉइंट्स में पूछा जाता है। दैट हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन। एंड व्हेन एवर यू आर आस्क्ड अबाउट डिफाइन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, you will always have to mention that by whom was it introduced. It was introduced by Lord Dalhousie. It is one of the keywords of the answer of the question that what is doctrines of lab, and this is the basic definition which I told you, and these are to be learned. Then we move on the pretext of alleged misrule. So Awadh, as we know, Awadh was annexed by Lord Dalhousie. The Nawab of Awadh was truly like मतलब कह सकते हैं लॉयल टूवर्ड्स द ब्रिटिश, बट उन्होंने भी उन पर धोखा दिया। सो अवध वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। किस प्रीटेक्स्ट पे? द गुड ऑफ द गवर्न, मतलब वहाँ की गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो रही थी, इसलिए वी आर ऑक्यूपाइंग अवध। और फिर उसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत सारी हार्डशिप्स देखनी पड़ी। उनमें से 3 मैंने लिखी है, 1 मैंने नहीं लिखी है, बट उसमें से एक MCQ का क्वेश्चन फॉर मोस्ट आता है। तो अवध वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द गुड ऑफ द गवर्न। जो हार्डशिप्स उन्होंने फेस की थी कि जो लैंड रेवेन्यू का वहाँ का टैक्सेस, जो फूड हाउस फ्रीज पे थे वो बढ़ गए थे। जब नवाब्स की वहाँ पे लड़ाई हुई, नवाब्स हार गए, तो डिसोल्यूशन हुआ वहाँ के आर्मी का। तो वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मिनिस्टर्स काम करते हैं उनको भी निकाल दिया गया, वो जॉबलेस हो गए।
फिर जो वहाँ के ज़मींदार और ताल्लुकदार थे, वहाँ के जो लैंड्स थे वो कॉन्फिस्केट कर लिए गए, जिसकी वजह से जो वहाँ के ज़मींदार और ताल्लुकदार थे वो भी उनसे बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए। हमारी बुक द मॉर्निंग स्टार में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहली बात, ऑब्वियसली अवध के जो मतलब ब्रिटिश आर्मी में अवध के सिपाहीज बहुत सारे थे। तो जब अवध का एनेक्सेशन हुआ तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनके घर पे जो लोग थे उनके साथ वो गलत कर रहे थे। और उसमें एक लाइन मेंशन्ड है जिसमें एक इंफॉर्मेशन, एंड लेट मी रीड एंड कोट दैट लाइन। द कंपनी सिपाहीज ऑफ whom 75,000 वर फ्रॉम अवध वर्स द वर्स्ट अफेक्टेड। तो अवध जो ब्रिटिश आर्मी में 75,000 अवध के सोल्जर्स थे वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए। लेट मी राइट दिस इंफॉर्मेशन। 75,000 सोल्जर्स जो कि अवध के थे, वो इसमें सबसे ज़्यादा यही सफ़र हुए, क्योंकि इनका वहाँ पे वो भी बढ़ गया, इन्होंने अपने ही किंग के प्रति गलत किया, तो ये चीज़ थी। और इसमें एक आप लाइन अच्छी है जो आप देख सकते हैं, जो कि आप एक अच्छे आंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो यही है, द गुड ऑफ द गवर्नड वाली लाइन एक बहुत अच्छी लाइन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यही था द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिस रूल। इसमें से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है। बेसिकली इसमें से आपसे सिर्फ 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट व्हाट वर द हार्डशिप फेस्ड आफ्टर बाय द पीपल ऑफ अवध आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ अवध। और या फिर ये भी हो सकता है, ये MCQ में आ सकता है कि व्हेन वाज अवध मतलब व्हेन वाज अवध एनेक्स्ड। और इसमें एक और डाटा लिखा हुआ है कि जो एनेक्सेशन ऑफ अवध था वो कब हुआ था, 1856 में। तो आपको ये ईयर भी रिमेंबर रखना है। लेट्स मूव ऑन, वेट अ मिनट। ओके, सो अब हमारे पॉलिटिकल जितने भी कॉजेज़ थे वो अब ख़त्म हो गए। अब हमारे आते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेज़। तो जब हम सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ देखते हैं तो उनमें बहुत सारे कॉजेज़ आते हैं, जिनमें से आपको 4 या 5, जैसे कभी 4 मार्कर क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो मतलब मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 4 आपको याद होने चाहिए। एंड दीज आर रियली ईजी बिकॉज आप इनको खुद के वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। Interference with social customs, racial discrimination, modern innovations, corruptions, tax on religious places, law property, जो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनमें से, बिकॉज इसका एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, मे बी इन 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स। तो हम इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम। तो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सब कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने वुमेंस की कंडीशन, जब वो आए यहाँ पे देखा सती हो रहा है, विडोरी मैरिज नहीं हो रही है, बच्चों को मतलब चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, बेसिकली कह सकते हो। तो उन्होंने कुछ कोशिशें की, जैसे उन्होंने वुमेंस की स्थिति ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने सती का अबॉलिशन किया इन 1829 विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। इसमें राजा राम मोहन रॉय थे। फिर री मैरिज एक्ट आया 1856, ये भी राजा राम मोहन रॉय की वजह से आया। एंड देन गर्ल्स एजुकेशन भी प्रमोट हुई, गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस खोले गए। तो जो इंडियंस थे, जो नैरो ऑर्थोडॉक्स थे, जो नैरो माइंडेड पीपल थे, उन्हें लगा अरे ये तो गलत हो रहा है, ये तो हमारे सोशल कस्टम के खिलाफ है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब नैरो माइंडेड पीपल कह लीजिए। आप ये सब वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपके आंसर में बाहर आएगा, ऑर्थोडॉक्स या नैरो माइंडेड पीपल। नैरो माइंडेड पीपल, तो इनको लगा ये तो मतलब ये फीलिंग्स हर्ट हो गई उनकी कि सोशल कस्टम्स में उनके इंटरफेरेंस हो रहा है, जो कि उन्हें बिल्कुल सही नहीं लगा। देन हमारी आती है एप्रीहेशन विद मॉडर्न इनोवेशंस। तो जब मॉडर्न इनोवेशंस आए, जैसे कि
टेलीग्राफ पोल्स और रेलवेज, तो उन्हें लगा, मतलब बहुत सारे उसके साथ र्यूमर्स आए, बहुत सारी गलत फीलिंग आई लोगों के। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जब टेलीग्राफ पोल्स लगवाए गए तो लोगों को क्या लगा, ये यूज़ होंगे टू हैंग पीपल इन पब्लिक हु विल गो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इन्हें लगा, मतलब उन्हें उनका यूज़ तो पता नहीं था, दिस टेक्नोलॉजी वॉज वेरी न्यू टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो उन्हें तो ये र्यूमर स्प्रेड हो गया ऑल अराउंड कि इस पे उन लोगों को लटका दिया जाएगा जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएंगे। और ये सब आप जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, आप खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। देन रेलवेज़ में क्या था, पहले तो हमारे अपर कास्ट, लोअर कास्ट और ये सब का बहुत देना, मतलब बहुत ध्यान दिया जाता था। तो जब रेलवेज़ इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कोई भेदभाव नहीं किया, मतलब बिटवीन दी लोअर, एक दूसरे के बीच में तो किया, वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानते थे और इंडियंस को हमेशा इन्फीरियर। बट अभी कीपिंग दैट असाइड, व्हेन कम्स टू द हायरार्की ऑफ इंडिया विच वाज फॉलोड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कि ब्राह्मण्स आर बिगर एंड देन लोअर कास्ट इज़ अलग, उन्हें दूर रहना चाहिए, तो ये एक तरीके से हटा। इट वॉज सीन दैट पीपल हैव टू सिट साइड बाय साइड इफ़ दे आर इवन इफ़ दे आर फ्रॉम लोअर कास्ट। ये देखा गया, फिर उनको लगा, जो यहाँ के लोग थे, कि अरे ये तो हमारे रिलीजन, हमारे कास्ट को डिफाई करने की, इसको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ये हम मतलब बेसिकली नहीं मानेंगे। तो ये भी एक कारण था, विच वॉज नॉट अ वेरी जेन्युइन बट था। Then comes the law of property, which is one of the most important causes, and this is asked in the exams separately. And so let's start. This is really important, so I'm making a star over here. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग क्वेश्चन इसका सेपरेट बन सकता है, 3 मार्कर में, 2 मार्कर्स में, तो पढ़ते हैं। तो जब रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आए 1850 में, उसने क्या, मतलब लॉ ऑफ प्रॉपर्टी या फिर आप रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट कह लें, दोनों एक ही चीज़ है। कब आया, 1850 में। इसने क्या किया, जो हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी था, हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या था कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो उसी को दी जाएगी जो हमारे रिलीजन को फॉलो करेगा, जो हमारे रिलीजियस कस्टम कास्ट को फॉलो करेगा और उसे आगे ले जाएगा। और लड़कों को ही दी जाती थी पहले, एज वी नो, एंड इट अनेबल द पर्सन। तो फिर इससे क्या हुआ, जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया, पहले तो वो क्या कर रहे थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। वहाँ उस टाइम पे बहुत सारे मिशनरीज लगे हुए थे अपने काम पे, सो दे वर कन्वर्टिंग people from some religion to Christianity, maybe by force or by changing their ideologies, playing with their psychology, मतलब whatever, they were trying certain things. तो फिर उन्हें था, पीपल वर नॉट कन्वर्टिंग, वन ऑफ द रीज़न वॉज कि उन्हें अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ले आए। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ले आए तो उनके मन से एक डर ख़त्म हो गया कि अरे चलो ठीक है, हमें अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अभी भी मिलेगी। तो इसमें क्या था, बेसिकली हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी मतलब हमारे जो रिलीजन में रहेगा, जो हमारे कस्टम्स को आगे ले जाएगा। बट जब लॉ ऑफ प्रॉपर्टी आया या रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया, तो ये हो गया कि अगर आप किसी और रिलीजन में भी कन्वर्ट हो गए तो आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हो। तो इससे भी लोगों को बहुत हेट्रेड, ब्रिटिशर्स को हेट्रेड मिली, फीलिंग्स हर्ट हुई। एंड देन नेक्स्ट, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, दिस शुड बी रेड, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स विच आई हैव फाउंड। तो ये आता है, मतलब बेसिकली इसमें आपको इसका ईयर एज वेल एज इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, एंड इट डिपेंड्स, आप इसको एलोबरेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। बट इसमें कुछ की पॉइंट्स जैसे कि 1850 इसने क्या चेंज किया, तो हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी इसने क्या अनेबल किया कि जो हिंदुज़म से या किसी और रिलीजन से कन्वर्टेड पीपल हैं टू क्रिश्चियनिटी, उन्हें भी उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, इनहेरिट कर सकते हैं, उस पर उनका हक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ, racial discrimination. So racial discrimination was very obvious to be seen at that time, because जो आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, लगान देखी होगी या मेनी अदर मूवीज़, तो ब्रिटिशर्स जो थे
ब्रिटिशर्स अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते थे, ठीक है, सुपीरियर। हमें ब्लैक पीपल बुलाते थे। समटाइम्स आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ में लिखा इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो हमें बहुत सुपीरियर मतलब इन्फीरियर फील कराया जाता था। हम लोग से बहुत रूडली एरोगेंटली बात की जाती थी। हम लोग को एक मतलब हमारी ब्रिटिशर्स की एक धारणा बन गई थी, एक इमेज बन गई थी इंडियंस के बारे में कि हम इलिटरेट हैं। और हम लोग बने ही इसलिए कि हमें हमेशा इंसल्टेड फील कराया जाए, इन्फीरियर फील कराया जाए। और मतलब वी आर बॉर्न टू बी स्लेव्स ऑफ द ब्रिटिशर्स टू द क्राउन। और वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर सुप्रीम हमेशा मानते थे। तो दिस कैन बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स। दीज आर सर्टेन पॉइंट्स विच इन यू कैन यूज़ इन योर आंसर, बट ऐसा ये सो करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑलवेज देयर। तो करप्शन किस तरह का था? जो हमेशा ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, वो करप्ट थे। हमें पता है वो कभी भी इंडियन से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते थे, हमेशा रूडली बात करते थे। ब्रिटिशर्स को हमेशा बचाया जाता था चाहे वो जो भी क्राइम कर लें। रिच वर लेफ्ट, दे गॉट अवे फ्रॉम देयर क्राइम्स। रिच हमेशा बच जाते थे। एंड पुअर वर ऑलवेज ऑप्रेस्ड, लूटेड एंड दे वर टॉर्चर्ड। हमेशा उनको, जैसे अभी भी के समय में दे आर ऑप्रेस्ड, लूटेड, टॉर्चर्ड, उन्हें डराया जाता है, उनसे ब्राइब ली जाती है। तो ये सब आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यही किए थे अपने सारे एग्ज़ाम्स में, तो ये आप आंसर्स यूज़ कर सकते हैं और अपने ओन वर्ड्स में भी इन्हें लिख सकते हैं। देन टैक्सेस ऑन रिलीजियस प्लेसेस, ये तो हमेशा से एक पॉइंट रहा है कि नहीं लेना चाहिए। ना ये हिंदूज़ को एक्सेप्टेड था, ना ये मुस्लिम्स को एक्सेप्टेड था। और ये बहुत हर्टफुल था फॉर द फीलिंग्स ऑफ पीपल। और ये लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उन्हें लगा अरे वाई शुड वी गिव लाइक मनी। एंड देर आर सर्टन टाइम्स quoted इन द बुक्स। रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर हर्ट, ठीक है, इंडियंस के, बाय ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड्स belonging to temples and mosques. Such lands had been expended from taxation by previous Indian rulers. प्रीवियस इंडियन रूलर्स नहीं लेते थे टैक्सेशन, तो ये बिल्कुल उनके लिए एक नया चीज़ थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और कई फैमिली जैसे ब्राह्मण फैमिलीज से जो डिपेंडेंट थी उन पैसों पे, द फैमिलीज डिपेंडेंट ऑन दीज लैंड्स बिगैन टू प्रोपोगेट ऑब्वियसली दैट द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू अंडरमीन द रिलीजन ऑफ इंडिया। देन सो दिस वॉज इट। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक कॉसेस। ये एक बहुत मेन फैक्टर था, तो कल हम लोग ये कर कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन द पार्ट 4 विल बी ऑफ मिलिट्री कॉजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वील कंप्लीट द चैप्टर फॉर श्योर, मतलब consequences and everything will be completed. Till then, bye, take care and follow the series. Soon this chapter will be completed and the next will be uploaded. And I'm going to be soon uploading some videos related to maths and science, so stay tuned. Thank you till then.